आज का सबसे बड़ा सवाल केपी मलिक सर यही है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? नहीं नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, और आज आरएसएस की मीटिंग आपके घर पे चल रही है। तो आरएसएस की मीटिंग में आपने जो थर्ड लाइन वाले आदमी हैं उनको बुलाया होगा, वो आपके घर पे आए होंगे और बातचीत हो रही होगी। तो एक तो यहीं पे आप लेट डाउन हो गए कि भाई आपको तो जहां संघ की जरूरत नहीं थी, आप संघ की बैसाखी पे फिर खड़े हो गए आके। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल लाके एक दबाव बनाने की कोशिश की थी सिस्टम पे, बाकी लोगों पे, विपक्ष पे, वही ये एनडीए की मीटिंग बुला के और फोटो छपवा के और आपने निमंत्रण पत्र विदेशों के जो है अपने दोस्तों को भेज के कि भाई आप आइए हम शपथ लेने जा रहे हैं, इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं आरएसएस के ऊपर। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण मीटिंग होगी कल जो भाजपा संसदीय दल की, वो देखने लायक होगी, क्योंकि उसमें जो पुराने लोग आएंगे। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बात करूं, शिवराज चौहान है। शिवराज चौहान ने 100% रिजल्ट दिया है, मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत के लाए हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीत के आए, 8,20,000 रिकॉर्ड वोटों से जीत के आए। लोकप्रियता उनकी लगता है कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता वही हैं। तो और भाई गुजरात से बड़े प्रदेश के नेता हैं, गुजरात में तो एक सीट ये लोग हार भी गए, क्रांतिकारी लोग इस बार। अगर वो खड़े हो जाते हैं या उनका प्रस्ताव 4 लोग दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं ये गुजराती जोड़ी घबराई हुई है। और इसीलिए इन्होंने एनडीए की पहले मीटिंग बुला के एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं दबाव आरएसएस पे और अपने जो सांसद आएंगे उन पे बनाया जाए। लेकिन आपको ये देखना होगा, 240 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उसमें से खांटी सांसद भी हैं पुराने। और शिवराज चौहान को खोने के लिए अभी कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए तो उनके पास प्रधानमंत्री का पद है, खोने के लिए तो कुछ नहीं। इससे ज्यादा क्या ले लोगे उनसे? आपने तो सब कुछ ले लिया, तब भी वो 8.5 लाख वोट से जीत गए। तो ऐसे लोग शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे रखेगी कि अब की बार प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, शिवराज सिंह चौहान को बनाया ये मैंने प्रज्ञा जी एक उदाहरण दिया है आपको। दूसरा उदाहरण इसमें आप गडकरी जी का लीजिए कि गडकरी को हराने के लिए, गडकरी को बदनाम करने के लिए, गडकरी के षड्यंत्र करने के लिए आपने कोई कमियां नहीं छोड़ी है। 10 साल के नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के इतिहास में सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री थे जिनके ऊपर 2 बार 2 घोटाले के आरोप लगाए गए। मोदी 1 में आपने पूर्ति घोटाला उनके खिलाफ खोला, पूर्ति घोटाला किया, जानबूझ के कागज लीक किए गए। उसके बाद आपने अभी कुछ महीनों पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कहा कि जो सड़क 25 करोड़ रुपए में बननी चाहिए वो 2.5 करोड़ रुपए में बन रही है और सीएजी रिपोर्ट दे रही है। तो ये एक षड्यंत्र था उनके खिलाफ। लेकिन सच्चाई लोग जानते हैं और वो फिर जीत के आ गए हैं। तो वो क्या करेंगे? वो संसदीय दल की मीटिंग में क्या आरती उतारेंगे इनकी? तो इस तरह के कई सारे नेता हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जिनकी पीड़ा हम लोगों को भी नहीं पता है। तो वो जब पीड़ा भरे हुए लोग बैठे हैं, तो आरएसएस उनके आंसू पोंछ रहा है और आरएसएस उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ा है कि वीर जवानों आगे बढ़ो और हम तुम्हारे पीछे हैं। और बाबा जो है, बाबा सांसद है नहीं, तो बाबा को तो प्रधानमंत्री अभी बनना नहीं है। तो बाबा गदा लेके अपना तैयार बैठे हुए। बाबा को भी संघ ने कहा है कि आप मजबूती से बैठे रहिए और चिंता ना करिए। ये हालांकि इनकी कोशिश ये है कि बाबा खुद ही इस्तीफा दे दें और ये कह दें कि भाई हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा, हार की जिम्मेदारी मेरी और जीतने का श्रेय आपको, तो मैं क्यों ले लूं? तो बाबा तो ले नहीं रहे हैं। बाबा को उल्टा बाबा ने यह कह दिया है कि जितने वोट उत्तर प्रदेश में आए हैं वो मेरी वजह से आए हैं। 80% वोट मेरी वजह से आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और 7 साल का योगी जी का बेदाग चेहरा, उसी पे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। तो यहां तो, और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा है, 2 रण क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में, एक बाबा का था और एक मोदी जी का था। तो बाबा तो अपना जीत गए सब, और यहाँ प्रधानमंत्री जी को अपना ही वोट शेयर बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी।
अरे 1 लाख से नीचे की जीत होगी तो और बेइज्जती होगी, थोड़ा 1 लाख के ऊपर तो लाओ इसको। और आजू बाजू के सब मंत्री संतरी सब हार गए। आपने देखा बलिया हार गए, चंदो वो आप कौन सी चंदौली सीट है वो हार गए, केंद्रीय मंत्री हार गए। तो आप ये देखिए ना कि आप अपना क्षेत्र नहीं बचा पा रहे हैं तो बाकी का क्या आप करेंगे। तो इसलिए कई सारी कमजोरियां हैं इस बार जो नुकसान पहुंचा सकती है इनको, इसी से ये डरे हुए हैं, इसीलिए तमाम शाम धाम दंड भेद पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। अब आप बताइए इससे आश्चर्य पर क्या होगा कि यही नड्डा जी कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस को बुला के कह रहे थे। ऐसा नहीं कह दिया कि हर चीज को ट्वीट कर देते हैं, ये तो ट्वीट नहीं किया इन्होंने, बाकायदा इंटरव्यू दिया गया। और आज आरएसएस को कह रहे हैं कि आरएसएस से मिलना है, आरएसएस आइए, आरएसएस ये करिए। तो ये तमाम चीजें जो है जता रही हैं कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और घबराहट की वजह से ही आपने एनडीए की मीटिंग बुलाई और उस एनडीए की मीटिंग में ये जताने की कोशिश की कि सब ठीक ठाक है। एनडीए में अगर पलट के मेरे जैसे ने सवाल पूछ लिया हो कि पहले घर तो पक्का कर लो तभी तो हमारे पास आना, भाई पहले तो आपकी इंटरनल मीटिंग होनी चाहिए। सर लोग ये बात कह रहे हैं कि आरएसएस की पहली पसंद नरेंद्र मोदी नहीं है और आज अमित शाह के साथ बैठक करने का क्या मतलब है। आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक कर सकती थी। लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है एक और नया नाम लेकर आई है कि इनकी जगह पर इनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए और मोदी जी खुद ये बात अपने मुंह से कहें कि भाई अब मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक पद पर एक आदमी कब तक बैठा रहेगा, तो अब मैं इनको देता हूं और एनडीए जो है इनको बनाना चाहता है, अब मैं बैठकर देखूंगा। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस नया नाम ऐसी नैतिकता की उम्मीद आप कर सकते होंगे, मैं तो कर नहीं सकता, या शायद राकेश जी कर सकते होंगे। कहलवाया जाए, देखिए ऐसी सुचिता ऐसी नैतिकता कहलवाया जाए ये बात आरएसएस नहीं वो कहेंगे नहीं, वो नहीं कहे, वो ये कह देंगे अगर कोई ज्यादा ही पीछे कोई चक्कू उड़ा दे उनके या रिवॉल्वर लगा दे तो वो कह देंगे मेरा गला खराब है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आप बोल दीजिए। इस नैतिकता इस सुचिता की कैसे आप संभावना कर सकते हैं या कैसे आप सोच सकते हैं कि इस तरह की अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक छोड़ेंगे नहीं। आप ये देखिए कि जिससे आप जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, वो भी मजा हुआ खिलाड़ी है, उसने पहली शर्त रख दी स्पीकर। और जो आम आदमी है पूछ रहा भैया स्पीकर क्या, स्पीकर के पास तो कुछ होता ही नहीं है, ना मंत्रालय होता ना उसके हाथ में कुछ होता, वो तो वहां बैठा रहता सिंहासन, बैठिए आप बोलिए आप चुप हो जाइए, इससे क्या मिलेगा यार, ये बेवकूफ आदमी है। उनको ये नहीं पता वही असली क्रांतिकारी होता है, पार्टी टूटने से वही बचाता है? क्योंकि ये तो सबसे पहले पार्टी तोड़ेंगे। अगर ये बन गए और इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि हम एक बार बन जाएं, हम बैठ जाएं और किसी तरह हमें 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाए, फिर ऐसा लोहा लाट खंबा हम गाड़ देंगे कि वो उखाड़े नहीं उखड़ेगा। और वो ना आरएसएस गढ़ने देगी, ना आरएसएस गढ़ने देगी, ना नीतीश गढ़ने देंगे, ना नायडू गढ़ने देंगे। वो भी तो अपना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं ना।